अब हम शुरू करते हैं वीडियो। अब हम शुरू करते हैं एपोप्टोसिस की वीडियो। एपोप्टोसिस में क्या होता है कि इस क्वेश्चन कैसे आता है, एक्सप्लेन एपोप्टोसिस और डेथ सेल मैकेनिज्म। डेथ सेल मैकेनिज्म बतानी है या फिर एपोप्टोसिस के बारे में एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में आएगा डिज़ाइन टू एलिमिनेट अनवांटेड होस्ट सेल्स through activation of coordinated series in cascade manner। तो कैस्केड मैनर में कोऑर्डिनेटेड सीरीज़ जो है एक्टिवेशन होता है। कोऑर्डिनेटेड एक सीरीज होती है, कोऑर्डिनेट सीरीज जो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, एक के बाद दूसरा एक्टिवेट होता है, दूसरे के बाद तीसरा एक्टिवेट होता है, इस प्रकार एक्टिवेशन होता है। इस प्रोसेस में होस्ट सेल जो अनवांटेड होस्ट सेल है उसका एलिमिनेशन इस तरीके से होता है। तो इंट्रोडक्शन में क्या लग गया कि एक कैस्केड मैनर में कोऑर्डिनेटेड सीरीज़ के एक्टिवेशन द्वारा होस्ट सेल अनवांटेड होस्ट सेल्स का एलिमिनेशन डिज़ाइन किया जाता है या प्रोग्राम्ड किया जाता है। और ये एक सेल का भी हो सकता है और कई सेल का ग्रुप का भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें जो प्रोग्राम्ड सेल, इसमें क्या होगा, पहला हो गया प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ये प्रोग्राम सेल डेथ होती है, इसका पूरा एक प्लानिंग होती है, प्री प्लानिंग होती है, तब जाके इस एक सेल की डेथ या सेल की ग्रुप की डेथ होती है। दूसरा जो जेनेटिकली कंट्रोल्ड मैकेनिज्म है, ये एक जेनेटिकली कंट्रोल्ड मैकेनिज्म है क्योंकि इसमें कई जीन्स की आवश्यकता होती है, जीन के कंट्रोल में होती है और इसमें एटीपी की यूज़ होती है, इसलिए इसे एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस कहते हैं या एक्टिव प्रोसेस कहते हैं, या इसे हम कहेंगे एक्टिव प्रोसेस कहेंगे इसे। अब एपोप्टोसिस जो है दो प्रकार की होती है। पहली तो हो गई फिजियोलॉजिकल एपोप्टोसिस, दूसरा हो गया पैथोलॉजिकल एपोप्टोसिस। फिजियोलॉजिकल एपोप्टोसिस में क्या होगा कि रिमूवल ऑफ एक्सेस सेल्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान जो एक्सेस सेल्स हैं उनका रिमूवल होना, और दूसरा है हार्मफुल सेल्स, पोटेंशियली हार्मफुल सेल्स का एलिमिनेशन होना। मतलब एलिमिनेशन जो होगा वो पोटेंशियली हार्मफुल सेल्स का एलिमिनेशन होगा। ठीक है, जो हमारे शरीर को या आसपास की कोशिकाओं को हार्मफुल होंगी, आसपास की सेल्स के लिए हार्मफुल हो, डैमेज करने वाली हो, ऐसी सेल्स का पोटेंशियली एलिमिनेशन होगा। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब होती है तब भी एंडोमेट्रियम सेल्स जो होती हैं उनका डिग्रेडेशन या उनकी डेथ जो होती है, सेल्स की डेथ एपोप्टोसिस के द्वारा ही होती है, सब प्री प्लान्ड होती है। ठीक है, फिर पैथोलॉजिकली एपोप्टोसिस में क्या होता है कि एलिमिनेशन ऑफ न्यू प्लास्टिक सेल्स, जो न्यू प्लास्टिक सेल्स हैं, कैंसरस सेल्स हैं, उनका एलिमिनेशन होता है। वायरल इन्फेक्टेड सेल्स, जो वायरल इन्फेक्टेड सेल्स हैं उनका भी एलिमिनेशन होता है। और डैमेज्ड डीएनए, ऐसी सेल्स जिनका डैमेज हो गया है डीएनए, इनका भी एलिमिनेशन होता है। और डैमेज कैसे हो सकता है, रेडिएशन द्वारा हो सकता है, हाइपोक्सिया द्वारा हो सकता है, एंटी कैंसरस ड्रग्स की ज़्यादा खाने से भी हो सकता है। तो ऐसे एंटी कैंसरस ड्रग्स होते हैं वो भी डैमेज कर देती हैं डीएनए। ऐसे सेल्स का एलिमिनेशन होता है, प्री प्लान्ड डेथ प्रोग्राम हो चलता है। ग्राफ्टिंग में भी जो होस्ट डिसीज़ उत्पन्न करने वाली सेल्स होती हैं, जिनमें होस्ट के शरीर में डिसीज़ कर सकती हैं, ऐसे या ग्राफ्टिंग जो किया गया है जिस अंग का, उस अंग को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, ऐसी सेल्स को का भी एपोप्टोसिस द्वारा डेथ करा दी जाती है। उसका भी, उन सेल्स का भी एपोप्टोसिस हो जाता है। अब एपोप्टोसिस में होता क्या है वो चलो हम बता दे रहे हैं कि एक सेल्स होती है, अगर मान ली नॉर्मल सेल्स है कोई, मान लीजिए कि ये नॉर्मल सेल है कोई, तो नॉर्मल सेल में डीएनए भी होगा और इसमें न्यूक्लियस भी होगा, इसमें सब एंडोप्लाज्म रेटिकुलम भी सब कुछ होगा। ठीक है, सब कुछ ठीक है इसमें। लेकिन क्या होगा, जब इसका एपोप्टोसिस की क्रिया होगी तो सबसे पहले क्या होगा कि इसका श्रिंकेज होगा, इसका या श्रिंक करेगी सेल्स, क्या करेगी, श्रिंकेज होगा, सेल का श्रिंकेज होगा। अब श्रिंक करेगी सेल तो क्यों करेगी, श्रिंक के अंदर तो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, इसका क्या होता है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होता है जो उसके शेप को बनाए रखता है। लेकिन क्या होगा, जब श्रिंकेज करती है तो उस समय एंडोप्लाज्म रेटिकुलम डिग्रेड हो जाता है।
डिग्रेड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। जो क्रोमेटिन है वो परमानेंटली कंडेंस हो जाते हैं। तो परमानेंटली क्रोमेटिन कंडेंस, तो परमानेंटली क्रोमेटिन कंडेंस हो जाते हैं। और क्या होगा इसमें, परमानेंटली कंडेंस हो जाते हैं क्रोमेटिन, और ये एंडोप्लाज्म रेटिकुलम डिग्रेड होने लगता है। ठीक है, तो ये दोनों ये क्रिया हैं इसके अंतर्गत होती हैं। तब जाके ये सेल्स जो है, सेल का जो स्केलेटन खत्म डिग्रेड होने लगता है, परमानेंटली न्यूक्लियर क्रोमेटिन कंडेंस होने लगता है, और सेल श्रिंकेज करने लगती है। अब सेल श्रिंक करेगी तो कैसे करेगी श्रिंक, इस तरह से कुछ ऐसे बल्जिंग आउट से इसमें बनने लगेंगे। ये न्यूक्लियस है और बाकी चीज़ें इसमें हैं। अब इसमें ये सेल्स जो बनने लगे, ये बल्ज आउट से होने लगे हैं इस तरह से श्रिंक करते समय। इसको कहते हैं मेम्ब्रेन ब्लेबिंग, इसे कहते हैं मेम्ब्रेन ब्लेबिंग, इसे मेम्ब्रेन ब्लेबिंग कहते हैं। मेम्ब्रेन की ब्लेबिंग होना, ये ब्लेब बनने शुरू हो जाते हैं तो मेम्ब्रेन ब्लेबिंग कहलाती है। तो स्टार्टिंग में सिंक्रेज होते समय इसमें मेम्ब्रेन में ब्लेबिंग होती है। ब्लेबिंग होने के पश्चात ये ब्लेबिंग और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है और काफ़ी अंदर तक, काफ़ी न्यूक्लियस के पास समीप तक चली जाती है, जिसके कारण क्या न्यूक्लियस का क्रोमेटिन कंडेंस होने लगता है, डिग्रेड होने लगता है। बाकी जो सेल ऑर्गन भी डिग्रेड होने लगते हैं। अब इसमें क्या हो लिखेंगे, फ्रेगमेंटेशन, डीएनए का फ्रेगमेंटेशन होने लगता है। फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए का फ्रेगमेंटेशन होने लगता है। इसके बाद क्या होगा, ज़्यादा फ्रेगमेंटेशन होने के बाद, अब ये ज़्यादा ब्लेबिंग होने के बाद ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी। तो इन छोटे छोटे टुकड़ों को हम क्या कहते हैं, एपोप्टोटिक बॉडीज़, इन्हें हम कहेंगे एपोप्टोटिक बॉडी। और इसको एनगल्फ कर लेंगे, कौन एनगल्फ कर लेंगे, मैक्रोफेजेस ही डेड्स होने, जो सेल्स डेड होती हैं, बेकार हो जाती हैं, उनको एनगल्फ कर लेती हैं। तो नॉर्मल सेल्स का सिंकेज हुआ, ब्लेबिंग की फॉर्मेशन हुई, क्रोमेटिन कंडेंस हुए, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम डिग्रेड हुआ, फ्रेगमेंटेशन, डीएनए का फ्रेगमेंटेशन हुआ और एपोप्टोटिक बॉडी बनी। और उसके बाद ये एपोप्टोटिक बॉडीज एनगल्फ कर ली गई मैक्रोफेजेस द्वारा। ये पूरी प्रोसेस इसमें होती है। ठीक है, अब आगे हम जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे कि इसमें इनिशिएटर कौन होता है, एपोप्टोसिस किन किन कारणों से इनिशिएट होती है, इनके सिग्नल्स कहाँ से मिलते हैं एपोप्टोसिस की। तो इनके सिग्नल्स मिलते हैं एब्सेंस ऑफ द क्रोमोसोम। अगर कोई सेल जिसमें हार्मोन्स बनने बंद हो जाए तो उसका एपोप्टोसिस द्वारा उसकी डेथ करा दी जाती है। ग्रोथ हार्मोन फैक्टर नहीं हो बन पा रहे हो, साइटोकाइनिन नहीं बन पा रहे हो, एजेंट ऑफ सेल इंजरी, कुछ ऐसे होते हैं जिससे सेल में इंजरी हो जाती है। कुछ ऐसे एजेंट होते हैं जैसे हीट है, रेडिएशन है, हाइपोक्सिया है, टॉक्सिन है और फ्री रेडिकल्स हैं। इनके इस कारण भी सेल में इंजरी आ जाती है, जिसके कारण हम एपोप्टोसिस की प्रोसेस कंप्लीट करनी पड़ती है। ठीक है, इसके बाद आता है इनिशियल स्टेप ऑफ एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस की इनिशियल स्टेज में क्या होता है कि दो प्रोसेस होती हैं। एक तो प्रोसेस होती है इनिशियल स्टेज में, इनिशियल स्टेप्स कौन कौन से होते हैं एपोप्टोसिस के, दो पाथवे होते हैं जिनके कारण एपोप्टोसिस क्रिया पूरा संभव हो पाती है। एक होता है इंट्रिंसिक पाथवे, जिसमें सिग्नल्स जो हैं वो सेल के अंदर से आते हैं एपोप्टोसिस के लिए, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया से सिग्नल्स आएंगे कि अब सेल्स की एपोप्टोसिस करा दी जाए, सेल की डेथ करा दी जाए। एक्सट्रिंसिक पाथवे, ये पाथवे में क्या होता है कि सिग्नल्स सेल के बाहर से आते हैं और बाहर से सिग्नल आते हैं, जिसके कारण सेल की डेथ करा दी जाती है। सेल डेथ के लिए प्रिपेयर की जाती है। ठीक है, अब सेल डेथ जो होती है इज़ एक्टिवेटेड बाय
कैस्पेस, ये कैस्पेस कुछ एंजाइम है, कैस्पेस एंजाइम होती हैं जिनकी प्रेजेंस में सेल की डेथ कराई जाती है। कैस्पेस सी से होता है सिस्टीन, ए से होता है एस्पार्टेट और पी से होता है प्रोटीएज। तो नाम इसका पूरा नाम हो गया सिस्टीन डिपेंडेंट एस्पार्टेट स्पेसिफिक प्रोटीएज एंजाइम। सिस्टीन डिपेंडेंट, सिस्टीन पर डिपेंड होती हैं। एस्पार्टेट स्पेसिफिक, जो सिस्टीन है एस्पार्टेट को डिग्रेड करती है। सिस्टीन डिपेंडेंट एस्पार्टेट स्पेसिफिक प्रोटीएज एंजाइम, ऐसे प्रोटीन जो एस्पार्टेट, जिसमें स्पेसिफिक रूप से एस्पार्टेट पाया जाता है, उनको डिग्रेड करती है, ठीक है, कट करती है उन्हें। तो ऐसे सिस्टीन डिपेंडेंट एस्पार्टेट स्पेसिफिक प्रोटीएज एंजाइम्स होते हैं जो सेल डेथ के लिए हेल्पफुल होते हैं। जैसे कि कैस्पेस के 12 टाइप के होते हैं। इन्फ्लेमेशन थोड़े कुछ तो होते हैं वो इन्फ्लेमेशन में हेल्प करते हैं, कुछ जो होते हैं एपोप्टोसिस में हेल्प करते हैं। इन्फ्लेमेशन में हेल्प करने वाले कैस्पेस होते हैं 1, 4, 5, 11, 12 और एपोप्टोसिस में हेल्प करने वाले जो होते हैं वो होते हैं 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10। अब एपोप्टोसिस में भी इनिशिएटर कैस्पेस जो होते हैं 2, 8, 9, 10 होते हैं और एक्सक्यूटिनर कैस्पेस जो होते हैं 3, 6, 7 होते हैं। ये प्रोसेस कैसे होती है कि इनिशिएटर के प्रो कैस्पेस होते हैं जो इनएक्टिव होते हैं, प्रो माने इनएक्टिव होते हैं, वो ऐसे इनएक्टिव इनिशिएटर प्रो कैस्पेस को एक्टिव किया जाता है, इनिशिएटर कैस्पेस में एक्टिव किया जाता है बाई एपोप्टोटिक स्टिमुलाई द्वारा। जब ये एक्टिव हो जाते हैं इनिशिएटर कैस्पेस, तब ये इनिशिएटर कैस्पेस जो है एक्टिव करते हैं एक्सिक्यूटिनर प्रो कैस्पेस, प्रो का मतलब इनएक्टिव को एक्सिक्यूटिनर कैस्पेस में एक्टिव जो कि एक्टिव होता है में बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं या एक्टिव कर देते हैं। अब ये एक्टिव एक्सिक्यूटिनर कैस्पेस जो है एपोप्टोसिस में हेल्प कराता है। तो एक्सिक्यूटिनर प्रो कैस्पेस जो है वो आर एक्टिवेटेड बाय इनिशिएटर कैस्पेस एंड एक्सिक्यूटिनर कैस्पेस परफॉर्म्ड एपोप्टोसिस। अब फॉर्मेशन में क्या होता है एपोप्टोसिस फॉर्मेशन में? एपोप्टोसिस बॉडी बनती हैं, वो कैसे बनती हैं? ब्रेकडाउन ऑफ द न्यूक्लियस बाय एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। कुछ एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं जो न्यूक्लियस का डिग्रेडेशन करते हैं, डीएनए का डिग्रेडेशन करते हैं। डीएनए डिग्रेडेशन होता है और ब्रेकडाउन ऑफ साइटोस्केलेटन का ब्रेकडाउन होता है, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ब्रेकडाउन होता है। ब्लेब फॉर्मेशन, ब्लेबिंग की फॉर्मेशन होती है, सेल ब्लेबिंग करने लगती है, ब्लेबिंग फॉर्मेशन दिखाती है, शो करती है। उसके बाद क्या बन जाती हैं लास्ट में? एपोप्टोटिक बॉडीज़ बन जाती हैं, जो कि हमने लास्ट डायग्राम में ऊपर बताया था। फैगोसाइटोसिस प्रोसेस इसके बाद आती है। फैगोसाइटोसिस प्रोसेस जब एपोप्टोटिक बॉडी बन जाएंगी तब क्या होगा कि इसमें एपोप्टोटिक बॉडी जो होती हैं, जैसे कि ये सेल है, नॉर्मल सेल है, एक ये नॉर्मल सेल है। तो नॉर्मल सेल में क्या होता है कि ये सेल में जो लिपिड बाइलेयर होती है, इसके अंदर की तरफ फास्फोटिडाइल सेरीन पाई जाती है जो अंदर की तरफ होती है, ठीक है। लेकिन जब इसका सेल श्रिंकेज कर जाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिग्रेड हो जाता है, तब ब्लेबिंग करके फॉर्मेशन बनाती है, ब्लेबिंग की फॉर्मेशन होती है और सेल बन जाती है, एपोप्टोसिस बॉडी बना लेती है। सेल क्या बना लेगी? डीएनए का फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा और सेल बना लेगी एपोप्टोसिस बॉडी। अब एपोप्टोसिस बॉडी बनाती है तो इसके बाहर की तरफ आउटर साइड में फ्लिप फ्लॉप मेथड द्वारा फास्फोटिडाइल सेरीन बाहर की तरफ आ जाता है। ये क्या है? फास्फोटिडाइल सेरीन बाहर की तरफ आ जाता है और इसका जो रिसेप्टर होता है वो मैक्रोफेजेस के पास होता है। जो मैक्रोफेजेस है इनके पास इसका ये रिसेप्टर होता है। ये क्या चीज़ है? रिसेप्टर। ये क्या है? रिसेप्टर ऑफ फास्फोटिडाइल सेरीन। फास्फोटिडाइल सेरीन का रिसेप्टर है जो कि मैक्रोफेजेस के पास होता है। इस रिसेप्टर्स के माध्यम से ये पहचान लेती हैं कि कौन सी एपोप्टोसिस बॉडी हैं जिनके पास फास्फोटिडाइल सेरीन है। अब ये फास्फोटिडाइल सेरीन रिसेप्टर के पास आ जाते हैं और इस प्रकार मैक्रोफेजेस पहचान लेती हैं एपोप्टोसिस बॉडीज़ को
कौन सी हैं और उन्हें एनगल्फ करना है और तुरंत उन्हें एनगल्फ कर लेती है। इस प्रकार ये सेल नष्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। यही लिखा है यहाँ पर, एपोप्टोसिस बॉडी हैज़ फास्फेटिडाइल सेरीन आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द फैगोसाइट मतलब मैक्रोफाजिस हैज़ रिसेप्टर ऑफ इट, दस द मैक्रोफाजिस एनगल्फ एपोप्टोटिक बॉडीज़। ठीक है, तो ये इस प्रकार ये कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस एपोप्टोसिस बॉडी, एपोप्टोसिस की प्रोसेस। अब इस पूरी प्रोसेस में यही देखना है, ये डायग्राम जो है यहाँ पर नहीं बनाना, नीचे लास्ट में बना देना है, इसे लास्ट में बना देना है, जैसे कि हमने ये लास्ट में बनाया है इस डायग्राम इस तरह से। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। ये आपका एक क्वेश्चन था उसमें सेल डेथ वाला जेनेटिक्स में, ये कंप्लीट हो गया आज। बस इतना ही लिखना है इसे, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है इसमें।